प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। पिछली क्लास में मैंने आपको दिष्ट धारा डायनेमो पढ़ाया था और साथ ही साथ प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो को भी पढ़ाया था। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा होता क्या चीज़ है उसको आप समझिए पहले, ठीक। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा वह होती है जो समय के साथ बदलता है, जिसका मान समय के साथ बदलता है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक। यदि हम एक्स अक्ष में समय को दिखाते हैं, ये समय को, और वाई अक्ष में दिखाते हैं हम धारा को, तो समय जैसे बढ़ते जाता है धारा का भी मान क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसे कहेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा। अब दिष्ट धारा वह होती है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, मतलब नियत रहता है। यहाँ पे समय 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है। फिर भी यदि हम धारा मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर का धारा लेते हैं तो 1 सेकंड में भी 2 रहेगा, 2 में भी 2 रहेगा और 3 में भी 2 रहेगा। तो इस ग्राफ को कहेंगे हम दिष्ट धारा और इस ग्राफ को कहेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या है, देखिए, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, मतलब इसकी जो धारा है ये क्या होता है, जो धारा है वो नियत रहता है। यहाँ पे क्या है, धारा ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे होता है। इसको मैं आपको और अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होता है और दिष्ट धारा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात नियत होती है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है आप जानते होंगे। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए मैं परिभाषा लिख दिया हूँ, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, अर्थात धारा इक्वल टू लिख सकते हैं dq/dt। क्या लिख सकते हैं, dq/dt। तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक होती है दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट। तो दिष्ट धारा मैं आपको बता चुका हूँ। तो दिष्ट धारा भी 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है समदिष्ट धारा, दूसरा होता है परिवर्ती दिष्ट धारा। अब समदिष्ट धारा क्या होती है और परिवर्ती दिष्ट धारा क्या होती है उसको देखिए। तो समदिष्ट धारा देखिए नाम से क्लियर है, सम मतलब समान, मतलब यहाँ पे दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब नियत होते हैं, ठीक। दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ नियत होते हैं, उसे कहते हैं हम समदिष्ट धारा। अर्थात हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समदिष्ट धारा वह धारा होती है जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ नियत होती है, अर्थात अपरिवर्तित होता है, उसे कहते हैं हम समदिष्ट धारा। जैसे कि ग्राफ के माध्यम से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा मान लीजिए वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ये एक्स अक्ष में हम हमेशा समय को लेंगे, ठीक। एक्स अक्ष में हम हमेशा समय को लेंगे और वाई अक्ष में दिखाएंगे हम धारा के मान को। तो देखिए समदिष्ट धारा तो वह धारा जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ नियत होते हैं, अर्थात अपरिवर्तित होते हैं। तो देखिए ये है इसकी दिशा, ठीक, ये है इसकी दिशा, और दिशा और परिमाण मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर का धारा फिर प्रवाहित कर रहे हैं हम, तो ये जो धारा का मान है 2 एम्पियर वो 2 एम्पियर ही होगा और इसकी दिशा भी क्या होगी, नियत होगी। मतलब परिमाण मतलब 2 एम्पियर समझ लीजिए आप, और दिशा मतलब इसकी धारा की दिशा, दोनों क्या होती है, समान होती है, तब उसे कहेंगे हम समदिष्ट धारा। तो ये जो ग्राफ है वो समदिष्ट धारा के लिए ग्राफ है, समदिष्ट धारा। अब परिवर्ती दिष्ट धारा क्या होगा भाई, परिवर्ती दिष्ट धारा वह होती है जिसकी दिशा तो समान होती है, ठीक, दिशा क्या होता है, दिशा समान होता है, ठीक, लेकिन दिशा समान होता है, लेकिन परिमाण क्या होता है, परिमाण समय के साथ बदलता है,
परिमाण समय, अर्थात समय के साथ जो परिमाण है वो क्या होता है, बदलते जाता है। जैसे हम इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें तो ये हम फिर इस तरह से लेंगे, ये समय के लिए एक्स अक्ष में, ठीक, ये टी दिखा देना और वाई अक्ष में दिखा देना आप धारा के मान को। अब देखिए कैसे बदलेगा भाई, दिशा तो आपका समान रहेगा, इस दिशा में ही होगा, लेकिन परिमाण समय के साथ बदलते जाएगा। जैसे यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे, ठीक, परिमाण क्या होगा, समय के साथ बदलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे समय इतना है मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ को देखेंगे हम तो ऐसे ऊपर उठ रहा है यहाँ पे, ठीक, फिर कुछ समय के लिए नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मतलब इसका जो परिमाण है वो क्या होता है, बदलते रहता है, लेकिन दिशा क्या होती है, समान होती है, मतलब दिशा एक ही दिशा में होती है। तो इस तरह के धारा को कहते हैं हम परिवर्ती दिष्ट धारा। क्या कहते हैं, परिवर्ती दिष्ट धारा। अब ये तो हुआ दिष्ट धारा के प्रकार। अब दिष्ट धारा के चित्र में आप इन दोनों चित्र का उपयोग कर सकते हैं यदि सिर्फ आपको दिष्ट धारा का परिभाषा पूछा जाएगा तो, ठीक। अब देखेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसका मान समय के साथ बदलते रहता है, जिसका मान समय के साथ बदलते रहता है। अर्थात ये ग्राफ देखिए, ये यहाँ पे यदि हम समय मान लीजिए 1 सेकंड लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पहुँचा, ठीक, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये आगे बढ़ा। मतलब ग्राफ क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठते जाता है और यहाँ पे क्या होता है, उसका अधिकतम मान होता है। फिर ये क्या होता है, ऐसे नीचे गिरता है, फिर ये ऋणात्मक में नीचे अधिकतम होता है, ठीक, ये धनात्मक में अधिकतम और ये ऋणात्मक में ऐसे अधिकतम होता है, फिर ये शून्य होता है। मतलब देखिए यहाँ जीरो था, जीरो के बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, फिर कुछ समय के लिए यहाँ पे 180 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीच में आएगा तो ये 90, ठीक, और इधर फिर आया तो फिर 90 यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 90 आप जोड़ देंगे तो ये होगा 270, ठीक, और फिर इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 360। मतलब एक चक्कर पूरा करता है, मतलब 360 अंश का कोण बनाता है। तो धारा का मान यहाँ पे फिर शून्य होता है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ अधिकतम है, यहाँ पे भी अधिकतम है। तो देखिए कम ज़्यादा हुआ, मतलब ये क्या हुआ, बदल रहा है। तो इसको कहेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा। अब सिंबल से यदि इसको सांकेतिक रूप से समझें हम तो प्रत्यावर्ती धारा को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा का संकेत है, प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि ये प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस, इसको कहेंगे दिष्ट धारा का संकेत, दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती का संकेत ये है और दिष्ट धारा का संकेत ये है। अभी तक हम जो चैप्टर में अधिकतर दिष्ट धारा का ही उपयोग किए हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जो घरों में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मान दिष्ट धारा की तुलना में अधिक होती है। दिष्ट धारा में हम देख सकते हैं जैसे कि बैटरी होता है, दिष्ट धारा में क्या आता है, बैटरी। सेल को भी हम कहते हैं दिष्ट धारा के लिए, क्योंकि इसमें का जो करंट रहता है वो उतना प्रभावशील नहीं रहता है प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में। तो सेल का संकेत क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक, ये प्लस और ये माइनस। अब दो सेल को यदि हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, वो बैटरी बन जाता है, ठीक, ये प्लस और ये माइनस। ये एक सेल है, जब दो सेल को जोड़ेंगे तो वो बैटरी बन जाता है। तो इस प्रकार की धारा को कहते हैं हम दिष्ट धारा। क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। तो इन सभी चीज़ों को मिटा रहा हूँ और इस ग्राफ को आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम और देख लेते हैं। तो हम जो घरों में धारा प्रवाहित करते हैं वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 50 चक्र प्रति सेकंड, ठीक। धारा की आवृत्ति किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, अर्थात 50 चक्र प्रति सेकंड होता है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, एसी की आवृत्ति। अब देखिए कैसे होता है, मतलब एक सेकंड में 50 चक्र होती है, एक सेकंड में 50 चक्र। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कहते हैं एक चक्र। क्या कहते हैं, इसको एक चक्र। तो इसी तरह के एक सेकंड में 50 चक्र बनती है प्रत्यावर्ती धारा की
आवृत्ति। तो ध्यान दीजिए, अब 50 चक्र बना तो ये हम इसको क्या कहेंगे, एक चक्र कहेंगे, और इसके जस्ट विपरीत दिशा में फिर ये क्या है, एक हाफ चक्र है। तो इन दोनों अर्ध चक्र को मिलाते हैं तब ये बनता है एक चक्र। तो ये अर्ध चक्र और ये अर्ध चक्र, और 50 चक्र होते हैं, मतलब 1 सेकंड में 50 बार ऊपर की ओर होती है और 50 बार नीचे की ओर होती है। मतलब टोटल कितना होगा, 100। ठीक, 50 कितना बार होता है, 50 ऊपर की ओर होती है और 50 क्या होता है, नीचे की ओर होती है। यहाँ देखिए, ये टोटल 50 चक्र है, मतलब ये एक चक्र को हम एक चक्र कहेंगे। तो एक चक्र के लिए 50 ऊपर होता है और 50 नीचे होता है। ये 1 सेकंड में ही होता है, याद रखेंगे। और प्रत्येक चक्र में, मतलब जैसे ये एक चक्र पूरा करता है तो इसका मान क्या होता है, 2 बार अधिकतम होता है और 2 बार न्यूनतम होता है। ठीक, अब 2 बार अधिकतम कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 1 बार अधिकतम हुआ और 1 बार अधिकतम यहाँ पे हुआ। अब न्यूनतम कितना होगा, ये हमारा 0 होगा और ये हमारा 0 होगा। तो प्रत्येक चक्र में 2 बार अधिकतम होता है। ठीक, 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 अधिकतम, 100 बार अधिकतम और 100 बार न्यूनतम। न्यूनतम मतलब वो शून्य होगा। हाँ, अब 100 अधिकतम और 100 न्यूनतम का मतलब ये होता है कि जो हम घर में लाइट बल्ब जलाते हैं, ये बल्ब क्या होता है, 100 बार जलता है 1 सेकंड में और 100 बार वो बुझता है। समझ आया आपको? जो बल्ब हम यूज़ करते हैं, घर में जलाते हैं, वो बल्ब 100 बार जलता है और 100 बार क्या होता है, वो बुझता है। लेकिन हमें जो बुझता है वो दिखाई नहीं देता है, हमें ये प्रतीत होता है कि बल्ब जो है वो जल ही रहा है। ठीक, लेकिन वास्तव में वो 100 बार जलता है और 100 बार वो बुझता है। इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा को हम समझ सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो धारा का अधिकतम मान होता है, ठीक, ये अधिकतम मान होता है, इसे हम I0 से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको हम धारा का शिखर मान कहेंगे। क्या कहेंगे? धारा का शिखर मान। और ये इसके लिए क्या होगा, -I0 होगा। ठीक, निगेटिव साइड में क्या होगा, ये धारा का शिखर मान होगा। तो इस तरह से इस अधिकतम मान को हम शिखर मान कहते हैं। तो चलिए अब सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ प्रत्यावर्ती धारा की व्युत्पत्ति, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक हमें कैसे प्राप्त होता है, उसका सूत्र हमें कैसे मिलता है, उसको मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इसे आप नोट करिए। अब हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का निगमन, मतलब प्रत्यावर्ती धारा की व्युत्पत्ति करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा आप लिख लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसका व्युत्पत्ति, मतलब धारा का समीकरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, और इस चुंबकीय क्षेत्र B में हम एक कुंडली लेते हैं AB, और कुंडली को क्या करते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे लंबवत रख देते हैं। जब कुंडली को लंबवत रखते हैं तो ये जो बल रेखा है, क्षेत्र रेखा है, इसको स्पर्श करते हुए गुजरता है। तो जब इसको स्पर्श करते हुए गुजरेगा तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए कुंडली को क्या करते हैं, हम घुमाते हैं। तो कुंडली को हम कोणीय वेग ओमेगा से घुमा देते हैं। ठीक, कोणीय वेग ओमेगा से हम क्या करते हैं, इसको घुमा देते हैं। जब कुंडली को कोणीय वेग ओमेगा से घुमा देते हैं तो कुंडली की स्थिति क्या हो जाती है, पहले A और B था तो ये बदल जाता है A' और ये हो जाता है B'। और यहाँ पे इसके अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनेगा, ये कोण बनेगा यहाँ पे θ डिग्री। ठीक, मतलब ये देखिए कुंडली का अक्ष हमारा ये है, ठीक, और ये जो डैश डैश से मैं दिखाई हूँ डैश डैश, तो इन दोनों के बीच में θ डिग्री का कोण बनेगा। तो T समय पश्चात जब कुंडली घूमता है तो वहाँ पे θ कोण बनता है और कुंडली की स्थिति A', B' हो जाती है। जब कुंडली घूमता है तो ये कोणीय वेग ओमेगा से घूमता है। किससे घूमता है, कोणीय वेग ओमेगा से। तो देखिए, माना AB एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल यदि हम लेंगे इसका तो कैपिटल A होगा। ठीक, माना AB एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A तथा फेरों की संख्या स्मॉल n है। जब कुंडली को कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है तो T समय पश्चात θ कोण बनाती है कुंडली और उसकी स्थिति हो जाती है A' और B'। मतलब इस दूसरे कुंडली को हम नाम देंगे A'
और बी डैश नाम देंगे। इस तरह से ये हमारा चित्र कंप्लीट होता है। इसके वर्णन को मैं बोर्ड में लिख दिया हूँ, देख लीजिए इसको। माना ए बी एक कुंडली है, तो देखिए हमारे पास ए और बी क्या है, एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इस कुंडली का क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा फेरों की संख्या स्मॉल एन है, जो मतलब ये कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। ठीक, यहाँ पे वेक्टर दिखा देना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। अब टी समय पश्चात थीटा कोण से घूम जाती है, जिससे उसकी स्थिति हो जाती है ए डैश बी डैश। मतलब हम इस नया कुंडली इसको देंगे तो इसका नाम दे देना आप ए डैश और बी डैश। ये हुआ इस चित्र का वर्णन। अब देखिए जिसका व्यंजक, व्यंजक तो कोणीय वेग की परिभाषा से हम लेंगे तो कोणीय वेग बराबर क्या होगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। कोणीय वेग मतलब ओमेगा, कोणीय विस्थापन, ठीक, कितना विस्थापित हुआ, कुंडली थीटा कोण से विस्थापित हुआ है, तो लेंगे हम यहाँ पे थीटा और समय अंतराल होगा हमारे पास ये टी। ठीक, अब इस टी को पक्षांतर करिए तो ये होगा ओमेगा इंटू टी इक्वल टू थीटा। इसे आप दे दीजिए समीकरण 1। अब ये जो कुंडली है वो घूम रहा है, तो घूमेगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, कुंडली जब गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स लिख सकते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बी इक्वल टू ये होता है एन बी ए, और साथ में क्या लेते हैं हम, कॉस थीटा भी लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉस थीटा। जब हम, अच्छा चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा सुनिए, किसी तल से अभिलंबित गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जब क्षेत्र रेखा ऐसे तिरछा गुजरता था तो वहाँ पे ऐसे हम कोण बनाते थे। ठीक, तो वही कोण क्या बनता था, बी कॉस थीटा होता था। क्या होता था, बी कॉस थीटा। तो उसी को हम यहाँ पे उठा के लिए हैं, फेरों की संख्या हम इसमें क्या लिए हैं, स्मॉल एन, तो एन बी ए कॉस थीटा ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है। यहाँ पे हम बी ए भी लेते हैं और कॉस थीटा को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉस थीटा इसके साथ कोण बनाता है। चुंबकीय फ्लक्स का वीडियो आप देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, चलिए थीटा के वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो ये होगा फाई बी इक्वल टू एन बी ए, एन बी ए। थीटा की जगह रखेंगे हम ओमेगा टी, तो ये होगा कॉस ओमेगा टी। अब फैराडे के द्वितीय नियम से क्या जानते हैं हम, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम, द्वितीय नियम से क्या होता है फैराडे का द्वितीय नियम, ये होता है एप्सिलॉन इक्वल टू, एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल, ये होता है डी फाई बी बटे डी टी। फाई बी का मान यहाँ पे रख दीजिए पुनः, तो एप्सिलॉन इक्वल टू हमको मिलेगा डी बाई डी टी, फाई बी का मान रखेंगे हम एन बी ए और ये कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, इसको एन बी ए को सभी को बाहर निकालेंगे, तो एप्सिलॉन इक्वल टू होगा माइनस एन बी ए और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी बचेगा डी टी और ये कॉस ओमेगा टी। तो एप्सिलॉन इक्वल टू फिर हमको मिलेगा ये माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। अब एक बात आप ध्यान देंगे, जब हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, देखिए ओमेगा टी है, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे ओमेगा टी है। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टी के गुणांक में जो भी यहाँ पे संख्या रहेगा,
टी के गुणांक में जो भी यहाँ पे रहेगा उसको हम अवकलन में गुणा में लिखते हैं। मतलब इसके सामने लिखेंगे तो ओमेगा क्या होगा, इसके सामने आएगा, मतलब यहाँ पे सामने में आप लगा सकते हो ऐसे, ठीक, ये ओमेगा। और यहीं पे यदि हम समाकलन करते तो टी का गुणांक क्या होता है, उसके बटे में चला जाता है। अभी हम देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें अवकलन करते हैं तो टी का जो गुणांक होता है वो सामने गुणा में होता है, और समाकलन में टी का जो गुणांक होता है वो इसके बटे में होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। यदि आप मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं तो इसको आप अवकलन में पढ़े होंगे, ये रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो एप्सिलॉन इक्वल टू होगा NBA ओमेगा, ठीक, और ये होगा साइन ओमेगा टी, ठीक। इसे दे दीजिए आप समीकरण 2, ठीक। अब ध्यान दीजिए, धारा का अधिकतम मान देखेंगे हम, ठीक। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये हम ग्राफ बनाए थे प्रत्यवर्ती धारा के लिए, तो ऐसे निकलता था, तो यहाँ पे धारा का अधिकतम मान होता था, मतलब यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। तो इस 90 को क्या करेंगे हम, साइन ओमेगा टी में रखेंगे। तो ओमेगा टी के जगह यदि मैं थीटा मानता हूँ तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। मतलब धारा का अधिकतम मान क्या होता है, +1 होता है। और यदि हम इसको देखें, ये देखिए ऋणात्मक में है तो यहाँ पे इसका अधिकतम है, तो ये 90, और ये भी कितना होगा 90, और ये भी कितना होगा 90, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब 270 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे अधिकतम मान के लिए। तो साइन 270 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। तो धारा का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान होता है -1, ठीक। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं धारा के अधिकतम मान के लिए, या न्यूनतम को भी आप लिख सकते हो, धारा का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, -1 होता है। जब धारा का अधिकतम मान +1 होगा तो साइन ओमेगा टी का ही तो मान होता है ना +1। देखिए यहाँ पे ओमेगा टी की जगह यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे जब हम 90 रखेंगे तो साइन ओमेगा टी की जगह लिख सकते हैं हम +1। क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी की जगह लिख सकते हैं +1। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक, मान डायरेक्ट रख दूं क्या, साइन ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे हम, 1 में रखेंगे, और जैसे ही हम 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, वो अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। तो समीकरण 2 से एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, ठीक, ये NBA ओमेगा होगा, NBA ओमेगा, ठीक। और साइन ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे, इसके जगह रखेंगे हम 1, तो यहाँ पे गुणा करके 1 लिखेंगे, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको आप मिटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बताया था जब भी अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम होता है, तो यहाँ पे I0 होता है। I0 मतलब I0 भी कहते हैं, ये शिखर मान होता है। और विद्युत वाहक बल के लिए भी देखें तब भी ये होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो ग्राफ है ये धारा को भी प्रदर्शित करता है, और विद्युत वाहक बल के लिए भी हम इसी ग्राफ को बनाएंगे। तो विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, यहाँ पे अधिकतम होता है, तो हम उसको क्या लेंगे, जब साइन ओमेगा टी का मान 1 रखेंगे तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। मतलब हम इसको एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करेंगे। समझ आया आपको, जब साइन ओमेगा टी का मान हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा क्या होगा, अधिकतम विद्युत वाहक बल होगा, इसलिए एप्सिलॉन को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इस मान को पुनः समीकरण 2 में रखेंगे हम, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इस मान को पुनः समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, समीकरण 2 में मान रखने पर आप इसको पूरा लिख लेना। देखिए कैसे मान रखेंगे समीकरण 2 में, ये एप्सिलॉन का एप्सिलॉन इक्वल टू NBA ओमेगा, ठीक, NBA ओमेगा, इसका मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। NBA ओमेगा का मान है एप्सिलॉन नॉट, तो इस मान को हम यहाँ पे उठा के रखेंगे, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट और साइन ओमेगा टी। ये विद्युत वाहक बल के लिए समीकरण है। किसके लिए समीकरण है, विद्युत वाहक बल के लिए। अब धारा का मान रखेंगे तो यहाँ पे आप I0 रख दीजिए। चलिए इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको ओम के नियम से, ठीक। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है। ओम का नियम क्या होता है, V = IR होता है। हम धारा का मान निकालें तो धारा इक्वल टू क्या होगा, I बराबर होगा V/R होगा, ठीक।
आई बराबर क्या होगा V बटे आर, और V की जगह लेंगे हम एप्सिलॉन और बटे में होगा ये R। ठीक, एप्सिलॉन इक्वल टू होगा I इंटू आर, यही क्या है ओम का नियम है। तो एप्सिलॉन के मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको I का मान मिलेगा, एप्सिलॉन की जगह रखेंगे हम इस मान को तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट और साइन ओमेगा टी बटे ये वाला R। अब अभी देखिए जस्ट ऊपर आप एप्सिलॉन बटे आर क्या होता है I होता है, तो एप्सिलॉन नॉट आर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट आर क्या होगा, ये होगा आई नॉट, क्या होगा आई नॉट। एप्सिलॉन बटे आर होता है आई, तो एप्सिलॉन नॉट बटे आर क्या होगा आई नॉट होगा, और ये होगा साइन ओमेगा टी। ठीक, और ये समीकरण क्या है, धारा का समीकरण है। प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से हम वोल्टता का भी समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक, प्रत्यवर्ती वोल्टेज का तो ये होता है V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। क्या होता है V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए, ये विद्युत वाहक बल के लिए समीकरण है, ये प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण है, और ये प्रत्यवर्ती वोल्टेज का समीकरण है, इसे हम वोल्टता भी कहते हैं। तो ये तीनों समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस समीकरण के बाद हम देखेंगे विद्युत वाहक बल और धारा का ग्राफीय निरूपण कैसे होता है। तो इसको मैं बना के रख दिया हूँ, लेकिन आपको अच्छे से इसको समझा देता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिए, ये ग्राफ हम जानते हैं प्रत्यवर्ती धारा के लिए होता है। जैसे प्रत्यवर्ती धारा में ग्राफ बनता है, उसी तरह से प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल के लिए भी हम इसी ग्राफ का उपयोग करेंगे। ये वाला जो लाइन है वो दिखाता है आपको प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल, और ये जो डॉट डॉट में दिखा रहा है ये दिखाता है प्रत्यवर्ती धारा। समय हम इसी में लेंगे एक्स अक्ष में। यहाँ पे धारा या विद्युत वाहक बल आप हिंदी में लिख लीजिए, विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल, ऐसे इस तरह से। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा धारा का समीकरण है किसी भी एक में रख सकते हो आप, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी। ठीक, एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी, ये हमारा समीकरण है। तो देखिए हम जीरो से चलना प्रारंभ करते हैं, तो जीरो क्या करेंगे हम, ओमेगा टी मतलब उसको थीटा मान लिए हैं, तो ओमेगा टी के जगह जब हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये होगा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो, और ये साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो ये जीरो के लिए जीरो होगा। फिर पाई बाय टू, तो ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे हम, पाई बाय टू रखेंगे, तो एप्सिलॉन जीरो और ये साइन पाई बाय टू। साइन पाई बाय टू का मान क्या होता है, एक होता है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या मिलेगा, एप्सिलॉन जीरो। ठीक, एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, पाई बाय टू मतलब हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, शिखर मान मतलब आई नॉट में। अब पाई के लिए देखिए, पाई मतलब फिर हम यहाँ पे आ गए। ठीक, ये पाई बाय टू और ये फिर पाई बाय टू, दोनों मिला तो क्या हुआ 180 बन गया, मतलब पाई। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, यहाँ जीरो यहाँ भी जीरो होगा, तो पाई के लिए भी विद्युत वाहक बल क्या होगा, जीरो होगा। फिर यहाँ नीचे जाएंगे हम, नीचे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, तो 3 पाई बाय टू मतलब 90 90 और ये फिर 90, तो 3 पाई बाय टू को कहते हैं हम 270 मतलब 270। यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा, और यहाँ पे -1 होगा इस पूरे के मान, तो सामने में क्या लगेगा। ठीक, एप्सिलॉन इक्वल टू होगा माइनस एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमको 3 पाई बाय टू में मिलेगा एप्सिलॉन नॉट, और 2 पाई मतलब फिर हम यहाँ पहुँचेंगे 90 90 फिर ये 90 और ये फिर 90, तो 2 पाई में यहाँ जाएंगे तो फिर हमको मिलेगा ये जीरो। इस तरह से देखिए ग्राफ का मान कैसे मिल रहा है, जीरो पॉजिटिव जीरो, ठीक, फिर निगेटिव फिर जीरो। ठीक, इस तरह से ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरह से आप इसका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ग्राफ है। धारा के लिए आपको बोला जाएगा तो सिर्फ धारा को दिखाएंगे, और प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल बोलेगा आपको तो सिर्फ आप इसी एक ही रेखा को दिखाना है। यहाँ पे 2 लाइन खींचा हुआ हूँ मैं, तो एक लाइन को आप दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ परिभाषा लिख के दे दूंगा, जिसमें विद्युत वाहक बल होगा प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल का परिभाषा, प्रत्यवर्ती धारा का परिभाषा और वोल्टता का परिभाषा। ये तीनों परिभाषा आप स्क्रीन को देख के लिख लीजिए। तो इस तरह से आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे धारा का औसत मान। ठीक, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।